ओम श्री सरस्वत्यै नमः। सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। प्रिय छात्रों, आज हम अपठित गद्यांश व पद्यांश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अपठित या पठित दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे। नियम दोनों के लिए एक ही होते हैं, अलग नहीं होते कि पठित गद्यांश या पद्यांश के नियम कुछ अलग होते हैं। और अपठित गद्यांश संस्कृत भाषा में भी वही होते हैं, हिंदी भाषा में भी वही होते हैं। सिर्फ भाषा का अंतर है, नियमों का अंतर नहीं होता कि नियम वहाँ अलग होंगे यहाँ अलग होंगे। जिन बातों का ध्यान रखना वे बातें एक ही समान हैं, चाहे वे अंग्रेजी भाषा में, हिंदी में या संस्कृत में है। तो आइए हम गद्यांश और पद्यांश के जो नियम है पढ़ते हैं। सबसे पहले तो अपठित यदि है तो वो न पढ़ा हुआ हमने, ठीक है, और पठित है वो पढ़ा हुआ। दोनों में अंतर क्या होगा? अपठित गद्यांश को आपको अधिक ध्यान से पढ़ना है, पठित को आप जल्दी से एक नज़र में भी पढ़ेंगे तो आपका पढ़ा हुआ है वो भाव आप जल्दी समझ सकते हैं उसको। बस अंतर यही है, और यानी नियम दोनों के एक समान ही हैं, पठित गद्यांश अपठित गद्यांश। तो हम पढ़ते हैं आज कि पठित गद्यांश अपठित गद्यांश या पठित काव्यांश अपठित काव्यांश क्या होते हैं और हमें उन्हें परीक्षा में करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो बोर्ड पर नियम लिखे गए हैं कि विषय वस्तु को ध्यान से पढ़ें। आप जो भी गद्यांश या पद्यांश दिया गया है उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है एक बार। और ये बात आप ध्यान रखना कि आपको समय सीमा का अवश्य ही ध्यान रखना है। ये नहीं कि गद्यांश को आप आधे घंटे तक पढ़ते रहे, ये नहीं, ठीक है। अब 5 अंक का यदि परीक्षा में आया है, आपने समय उस पर इतना लगा दिया तो बाकी प्रश्नों के लिए समय है वो कम बचेगा बहुत। तो हमें समय को ध्यान में रखते हुए कोई एक शब्द यदि मुश्किल आ गया तो ये नहीं होता कि उस पर हम अटक कर खड़े हो गए। गद्यांश हो या पद्यांश हो, ये नियम है, वह शब्द आपको समझ आएगा कब? आप एक तो भाव को समझना उसका कि इसका हमें ये जो दिया गया है गद्यांश या पद्यांश, इसका सार क्या है, भाव क्या है। तो एक शब्द यदि नहीं समझ आया, आगे पढ़ोगे तो उसका मीनिंग आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि वहाँ पर इस शब्द के द्वारा लेखक हैं या कवि हैं वो क्या कहना चाह रहे थे, तो हमें वह समझ आ जाएगा। तो कभी भी एक शब्द को पकड़कर मत बैठना कि ये गद्यांश में शब्द समझ में नहीं आया, भाव समझना तो उसका भी मीनिंग आपको समझ आ जाएगा, ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना, विषय वस्तु को ध्यान से पढ़ना है। पेंसिल साथ में रखना प्रिय छात्रों, क्योंकि परीक्षा जब होती है तो पेन क्वेश्चन पेपर पर जो चलाना मान्य नहीं होता, प्रश्न पत्र पर वो नकल मान ली जाती है। और पेंसिल भी सिर्फ आप चिन्हित करने के लिए रखना ताकि वह गद्यांश या पद्यांश होते ही आप उसको इरेज कर सकें, ठीक है। उस समय पढ़ते पढ़ते समय आप ये वहाँ पर अपना चिन्ह लगा लेना, एक पहचान कर लेना। आप गद्यांश को पढ़ रहे हैं या पद्यांश को, जो भी बात आपको मुख्य लगे वहाँ पर आपको चिन्हित कर दिया आपने, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा कि विषय वस्तु को ध्यान से पढ़ें। और इनका अभ्यास के लिए हम क्या करें कि अपठित तो न पढ़ा हुआ कहीं से भी आ सकता है, तो अधिकतर ये कहाँ से आते हैं? पत्र पत्रिकाओं से जो लेख हैं वो उठा लिए जाते हैं, कहीं समाचार पत्रों से, अखबार से। तो आप इनकी आदत अवश्य बनाइए, आप पुस्तकालय में जाएं, वहाँ पत्रिकाओं को पढ़ें। क्योंकि प्रिय छात्रों, जो गद्यांश या पद्यांश जो होते हैं ये कोई एक टॉपिक नहीं कि एक टॉपिक हमने ले लिया, जैसे संज्ञा पढ़ ली या सर्वनाम पढ़ लिए, वो तो एक है। जैसे पद परिचय का जो हमारा विषय होता है वो क्या है, बड़ा विशाल होता है। उसके अंदर चाहे संधि पूछें, समास पूछें, क्रिया पूछें, कुछ भी पद परिचय में हम पूछ सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया हमने विस्तार से पढ़ना होता है। जिस प्रकार पद परिचय को, उसी प्रकार गद्यांश या पद्यांश को पढ़ने के लिए भी क्या है, हमें पूरी व्याकरण की जानकारी रखना आवश्यक है। उसमें लेखक मुहावरों का प्रयोग भी कर सकता है, लोकोक्तियों का प्रयोग भी कर सकता है। और ये कब होता है? जब हमें अभ्यास होता है, ये तभी होता है।
हम बार बार पत्रिकाएं पढ़ेंगे, वहाँ कोई नई बात सीखेंगे, हर दिन अखबार पढ़ेंगे, वहाँ नए नए शब्द सीखेंगे। तो ये आपका जो गद्यांश या पद्यांश होते हैं पूरा मूल्यांकन कर देते हैं कि आपको विषय का कितना ज्ञान है। और इसके फायदे भी बहुत अधिक होते हैं। एक तो एकाग्रता बढ़ती है जब हम, और एक हमारी क्या है जो अध्ययनशीलता, पढ़ने की क्षमता है वो बढ़ती है, बौद्धिक विकास होता है, दिमाग का विकास होता है, और एक जगह बैठने की जो हमारी कैपेसिटी होती है, क्षमता, वह बढ़ती है। तो ये आपका मतलब एक पूरा नॉलेज बता देते हैं कि आपको हिंदी भाषा की या जो जो भी भाषा में आप गद्यांश या पद्यांश पढ़कर उत्तर दे रहे हैं, तो आपको कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है इस भाषा का। हर तरफ से, चारों तरफ से इसमें ज्ञान देखा जाता है। इसमें संधि भी पूछ लिया जाता है, समास भी। आप ये नहीं कह सकते कि ये बात क्यों पूछी, कि आपने वो गद्यांश या पद्यांश। यह भी बता देता हूँ मैं आपको, ये छठी कक्षा में भी वही है, 12वीं में भी वही है। तो ये एक कक्षा के लिए नहीं है, किसी भी कक्षा में आप, चाहे 9वीं कक्षा में है, 8वीं में है, 10वीं में है, हर जगह गद्यांश या पद्यांश एक ही होंगे, उनका नियम अलग अलग नहीं होगा। तो आप चाहे 7वीं में हो, 8वीं में हो, इस बात की आपको चिंता नहीं है कि हमें ये चिंता करनी तो 8वीं कक्षा के लिए नहीं, ये सभी कक्षाओं में एक समान है। तो एक बार आप नियम ध्यान से समझना, आपको हर बार वही नियम काम में आएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने क्या बताया, विषय वस्तु उसको बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ना है। फिर क्या है, उसका मूल भाव क्या है, केंद्रीय भाव। यहाँ पर जो लिखने वाला है गद्यांश या पद्यांश, उसने किस बात पर फोकस किया है, किस बात को केंद्र माना है, वो क्या है, उस बात पर अधिक बल मिलेगा, या वह शब्द बार बार आएगा। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो आप शीर्षक बहुत सूझबूझ से लिखेंगे कि कई बार क्या होता है, व्यंग्य का प्रयोग होता है, शब्द की शक्ति होती है ना, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो कवि ने कहीं पर व्यंग्य करना चाहा है, तो भी आपने उसको पकड़ना होगा कि हाँ, यहाँ मूल बात यह कह रहे हैं। तो शीर्षक बहुत अधिक बड़ा नहीं एक तो। और ये कोई भी प्रश्न हुआ, कई बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न पूछा गद्यांश में से, तो क्या करेंगे, 3-4 लाइनें ऊपर से उठाकर लिख दी कि मिलती जुलती कोई तो होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सटीक उत्तर होना चाहिए। जो प्रश्न में पूछा है, बिल्कुल हमने उसी लाइन का एक पंक्ति में या अधिक से अधिक 2 पंक्तियों में ही उत्तर दे देना है। यानी कि बहुत बड़ा उत्तर गद्यांश में से उठाकर ज्यों की त्यों पंक्तियां लिख दी, वह अनुचित होता है। तो जितना पूछा है वह सटीक उत्तर देना है, मिलते जुलते यानी कि शब्दों का प्रयोग कर देना है, 3-4 पंक्तियां उठाकर लिख देना है। तो पहले आप उसको जो विषय वस्तु है ध्यान से पढ़ना, फिर उसके मूल भाव को समझना कि यहाँ पर क्या कहने का भाव है लेखक का इस गद्यांश या पद्यांश में, वो क्या कहना चाह रहे हैं, किस बात पर प्रकाश डालना चाहते हैं, किस बात को समाज के सामने रखना चाहते हैं। तो जो उसका मूल भाव है वो जानने का प्रयास करें। और आजकल विकल्प अधिक होते हैं, ऑप्शनल जो प्रश्न है वे आते हैं, उनमें हमें और भी अधिक ध्यान रखना है, क्योंकि सभी उत्तर क्या है, मिलते जुलते होते हैं। हम कई बार एक दिखा और हमने उठाकर वही लिख दिया। तो एक तो आप कभी भी कल्पनाओं के आधार पर उत्तर मत देना, जो गद्यांश या पद्यांश में दिया है उसी को आपने ठीक मानना है। ये नहीं कि ये गद्यांश में गलत बात कही गई है, चाहे वो गलत कही गई हो चाहे ठीक कही गई हो, आपने तो गद्यांश और पद्यांश की बात को ही ठीक मानना है। वहाँ पर जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपने क्या है, हम अधिकतर देखो क्या पढ़ते हैं, भीम बहुत बलशाली था, अर्जुन योद्धा था, वीर योद्धा था। तो हम उनको दिमाग में हमारे वही बातें रहती हैं। अब मान लिया कोई गीता पर आधारित गद्यांश दे दिया, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन उठो और युद्ध करो, लेकिन अर्जुन कहता भगवान मैं युद्ध नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे सामने मेरे भाई हैं, बंद हैं, मेरे गुरु मेरे सामने खड़े हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, ये बड़े बड़े योद्धा, महायोद्धा मेरे सामने हैं, मैं इन पर हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं अपने भाई बंधुओं को मारकर 3 लोक का राज्य भी नहीं लूँगा, ये तो धरती की ही बात है, मैं युद्ध नहीं करूँगा, इनको मारकर तो मैं अन्न भी खाऊंगा, तो मुझे रुधिर से सना हुआ अन्न लगेगा, वह तो इससे अच्छा तो यह है मैं युद्ध न करूं, इस तुम भिक्षा का अन्न मांग कर खा लूँगा तो वह भी अच्छा है।
अब नीचे पूछ लिया जाए अर्जुन को कैसे दिखाएगा, यहाँ पर अर्जुन कैसा है, यहाँ पर वीरता से युक्त दिखा दें आपको कि वह वीर है, धनुर्धारी है, तो आप सीधा टिक देखेंगे कि हाँ अर्जुन तो धनुर्धारी, हमने पढ़ दिया, टिक कर दिया। या अर्जुन को पहले ही देखा अर्जुन वीर योद्धा है, टिक कर दिया। नहीं, आप पूरे को ध्यान से पढ़ना, कल्पनाओं पर उत्तर मत देना। यहाँ अर्जुन को मोहग्रस्त दिखाया गया कि वो मोह से ग्रस्त था, यह उत्तर सही होगा। ठीक है, कि अर्जुन को यहाँ कैसा दिखाएगा, मोहग्रस्त दिखाया गया है, एक वीर योद्धा या धनुर्धारी के रूप में नहीं दिखाया गया है। तो पूरे गद्यांश को ध्यान से पढ़ना, कल्पनाओं पर आधारित उत्तर मत देना आप वहाँ पर। और हमेशा ये ध्यान रखें कि जैसा प्रश्न पूछा गया है उत्तर हमें उसी के अनुसार लिखना है, गद्यांश की लाइन ज्यों की त्यों उठाकर नहीं लिखनी। जैसे मान लिया कोई रामायण पर आधारित है, ठीक है, कि रामायण एक पवित्र ग्रंथ है, हिंदुओं का बहुत अच्छा ग्रंथ है, इसमें अब इनके बारे में बता दिया जाए कि राजा दशरथ थे, उनके 4 पुत्र थे, राजा दशरथ के बड़े पुत्र का नाम श्री राम था। ठीक है, तो कौन है यहाँ पर राजा दशरथ के बड़े पुत्र? श्री राम हैं। अब नीचे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि श्री राम के पिता का नाम बताइए, तो प्रश्न में पूछा श्री राम के पिता का नाम बताइए, हम उत्तर क्या देंगे? श्री राम के पिता का नाम राजा दशरथ है। ठीक है, लेकिन गद्यांश में तो ऊपर ये कहा गया है दशरथ के पुत्र का नाम राम है। अगर पूछे ये कि राम के पिता का नाम बताइए, आप उत्तर में लिख दें कि दशरथ के पुत्र का नाम राम है। बात तो वही है, लेकिन जो आपका मूल्यांकन करने वाला है, परीक्षक होता है, वह ये देख लेता है कि बच्चे को समझ नहीं है। उत्तर भले इसने ठीक लिख दिया हो कि बात तो वही है कि उसका पुत्र या उसका पिता, लेकिन प्रश्न में पूछा गया राम के पिता का नाम बताइए, तो राम के पिता का नाम ही लिखना है, यानी कि दशरथ के पुत्र का नाम लिख दिया आपने वहाँ पर। कि गद्यांश में तो लाइन में दशरथ का पुत्र श्री राम बताया गया, वही लाइन हमने लिख दी। नहीं, प्रश्न जिस भी स्थिति के अनुसार पूछा गया है, प्रश्न के अनुसार ही हमेशा उत्तर लिखिए। वह जो परीक्षक है, आपकी परीक्षा लेने वाला, चेक करने वाला, उसके मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव डालता है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। कई विकल्पों में एक जो सही विकल्प है, जो मिलते जुलते भी है ना, उनमें भी हमें ये देखना सबसे अधिक मिलता जुलता कौन है, सबसे अधिक सटीक कौन सा। हाँ, ये उत्तर भी सही है, ये भी सही है, सबसे अधिक नजदीक ये है। जो प्रश्न पूछा गया है, उत्तर सबसे अधिक यह है, तो हमने जो सबसे अधिक है वह लिखना, यानी कि मिलता जुलता है वही लिख दिया सही विकल्प में। तो कल्पनाओं पर आधारित कभी भी उत्तर नहीं देने हैं। और जो अर्थ हमें क्या रखना, वही कि यहाँ जो इसमें अर्थ दिया गया है या दी गई जानकारी है गद्यांश या पद्यांश में, वह सही है। हमें आप उत्तरों को क्या कर सकते हैं, ये नहीं कि हमने पहला प्रश्न पढ़ा और उत्तर उसमें आंसर शीट में अपना लिखना शुरू कर दिया, ऐसा मत कीजिए आप। क्योंकि एक बार सभी प्रश्नों को पढ़ना और सभी जो प्रश्नों के उत्तर हैं वहाँ थोड़ा थोड़ा चिन्हित कर लेना, बस 1 अंक डाल दिया, 2 अंक डाल दिया। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि पहले प्रश्न का उत्तर भी वही हो सकता है, अगले का, तीसरे का भी वही मिल जाए आपको, 5वें का भी वही मिल जाए, तो 3 का एक उत्तर लिखोगे नहीं। आप फिर समझना कि पहले का बिल्कुल सही, इनमें से ये पहले का है, तीसरे का या 5वें का। अगर ये तीसरे का सही है तो आप पहले का आगे उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। यदि आपने पहले ही पहले का उत्तर वह लिख दिया और तीसरे का हो सकता है वह उत्तर हो, पहले का मिलता जुलता आगे हो, तो सबसे पहले आप चिन्हित करें और फिर सही उत्तर मिलाएं कि हाँ पहले का बिल्कुल सही यही होगा, तीसरे का यही होगा, फिर बाद में उत्तर लिखना शुरू कीजिए आप। तो ध्यान से सबसे पहले गद्यांश या पद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, फिर प्रश्नों को भी ध्यान से पढ़ना है और वहाँ पर जो आपके उत्तर हैं उनको चिन्हित कर लेना है। यदि विकल्पात्मक है ऑप्शन वाले प्रश्न, तो उनमें जो सबसे सटीक उत्तर है वही हमने उत्तर छांटना है, वही उत्तर लिखना है। हमें इस बात का हमें ध्यान रखना है। और ये बता दिया गया आपको कि ये पूरे व्याकरण पक्ष की आपकी परीक्षा होती है, कोई एक विषय नहीं है, बड़ा विस्तारित विषय है। आपको पूरे व्याकरण की परीक्षा हो जाती है कि उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। संधि है, समास है, सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है। इस पद का विशेषण पद छांटिए, इसका विशेष्य पद लिखिए, इस पद में कौन सी संधि है, इस पद में कौन सा समास है, कुछ भी पूछा जा सकता है। आप यह नहीं कह सकते कि यह तो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, अभी आप 10वीं में है तो आपने 9वीं में पढ़ा होगा, 8वीं में है तो 7वीं में पढ़ा होगा।
तो जो चीज़ आप पहले पढ़कर आ चुके हैं आज तक, वो कुछ भी पूछी जा सकती है। आप ये मना नहीं कर सकते। अपठित मतलब न पढ़ा हुआ, कि आपने अभी नहीं पढ़ रहे, यानी पहले कभी भी पढ़ा हो सकता है, सुना हो सकता है। तो हर तरह की आपको जानकारी रखनी है और उत्तर बड़े ही स्पष्ट रूप से लिखने हैं, सटीक व स्पष्ट, ना तो अधिक व्याख्यान में कि गद्यांश में से कुछ भी उठाया 5-6 लाइनें लिख दी कि कोई तो मिलेगा, ये उत्तर सही होगा, ऐसा नहीं करना है। जो बिल्कुल सही उत्तर है वही लिखना है, साफ साफ लेख में लिखना है आपको ये। और इससे आपकी बता दी एकाग्रता बढ़ती है हमेशा। पत्र पत्रिकाओं को पढ़ना, अखबार को भी पढ़ना, आपकी पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी। इससे एक जगह बैठने की जो सीटिंग पावर है आपकी, वह भी बढ़ेगी और दिमाग का विकास भी होगा। तो और गद्यांश या पद्यांश कहीं से भी हो सकते हैं, आप उसकी कभी भी चिंता मत कीजिए। आपकी परीक्षा में आएगा तो आपके बौद्धिक स्तर के अनुसार ही आएगा। जितना आप कर सकते हैं उतना ही पूछा जाएगा। ये नहीं कि अधिक क्लिष्ट होगा, मुश्किल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार पढ़ें, एक बार में न समझ आए तो 2 बार पढ़ें, उसका भाव आपको अवश्य ही समझ में आ जाएगा। प्रश्नों को पढ़ने के बाद बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है। आप एक बार पढ़ें, फिर प्रश्न पढ़ें, देखें, फिर भी न समझ आए एक बार दोबारा गद्यांश को पढ़ें, तो उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। हाँ, समय सीमा का अवश्य ही ध्यान रखना। एक बात को पकड़कर न समझ आए उसको बैठे मत रहना, अगली बात पढ़ोगे तो वो स्पष्ट हो जाएगी। अब देखिए, जैसे जो आपको मैं पहले हिंदी है ना, हिंदी भाषा का ये बताता हूँ आपको, अभ्यास के लिए मैं दिखा भी देता हूँ। आप जैसे पृष्ठ संख्या है यहाँ पर, मान लीजिए 39 पेज है और इस पे चौथा पद्यांश है। आप इसको बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से पढ़ना, और नीचे इसके प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, आप इनको अभ्यास के लिए करना, पढ़ के ध्यान से। दिख गए होंगे आपको, समझ भी आ गए होंगे, ठीक है। तो ये आपको अभ्यास के लिए आप आगे भी 1-2 आपको बता देते हैं, यह भी आप देखना, ठीक है। अगला जो गद्यांश है वह दिया गया है, ये आपको अभ्यास के लिए दिया गया है। जो नियम आपको अभी बताए गए हैं, उन्हीं नियमों को आपने उनको आधार मानना है और इसी गद्यांश या पद्यांश को ध्यान से पढ़ते हुए आपको इसे करना है। ये गद्यांश है। अब मैं आपको पद्यांश भी बताता हूँ। अब मान लिया जैसे आपका क्या है, ये पद्यांश जैसे आपको दिया गया है, इस पद्यांश को आप ध्यान से पढ़ें और फिर पद्यांश के नीचे जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, फिर आप इन्हें ध्यान से पढ़ें और इन प्रश्नों के उत्तर दें। ये आपका पद्यांश हो गया है, ठीक है। अभ्यास के लिए सब बच्चे करें इसको, कि नहीं कि संस्कृत वालों के लिए ये नहीं है, संस्कृत भाषा जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी यह अनिवार्य है। इससे वही ना बौद्धिक स्तर या आपको जो प्रश्नों की क्षमता है छांटने की, पढ़ने की, वह बढ़ेगी आपको। तो आपको जो ये बताए गए हैं 2 पद्यांश और 3 गद्यांश आपको दिखाए गए हैं, आप इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना, समझना, छांटना व अपने अपने अध्यापक से अवश्य इनके बारे में पूछना, राय लेना। जो आपको बताया गया है यह आपको मुश्किल नहीं होगा। गद्यांश पद्यांश से नहीं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं ऐसा भी नहीं है। ये प्रारंभ से, आप शुरुआत से 6ठी कक्षा में भी आपने पढ़ा है, उससे पहले ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मुश्किल कोई नई प्रक्रिया नहीं है। आप इस बात को कि आपके लिए कोई नया है या मुश्किल है। अतः जो आपको गद्यांश या पद्यांश बताए गए, इनका आप अभ्यास करना और इन बातों से अन्यथा अलावा और कुछ भी नहीं होगा। जिस प्रकार मैंने बताया कि प्रश्न के अनुसार ही उत्तर आपको देना और सटीक जो बिल्कुल उत्तर है वह देना। फिर भी कुछ मुश्किल लगती है तो आप समझना, ठीक है। यह तो अभी आपका हिंदी भाषा का, तो आप इनको अपने अपने अध्यापक से पूछना, बार बार पूछते रहना। कुछ भी आपको मुश्किल लगता है आप ज़रूर पूछना। धन्यवाद।
और अब मैं आपको संस्कृत भाषा से संबंधित जो नियम हैं वह बताता हूँ, उनको भी आप ध्यान से सुनना। जो संस्कृत भाषा है हमारी देव भाषा है, प्राचीन भाषा है, सब भाषाओं की जननी है। उसमें बिल्कुल आसान है, उसमें बिल्कुल कुछ मुश्किल मत समझना आप कि उसमें यह अलग है, थोड़ा सा भी उसमें नियम अलग नहीं है। उसमें भी आपको क्या करना होगा, उसमें आपको विशेष जो बात है विभक्तियों को समझना है, शब्द रूप, धातु रूप और कारक जो होते हैं आपको। और उसमें जो प्रश्न है वे पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे तो वो आप देखिए एक बार अभी। तो आप देखिए संस्कृत जो भाषा है उसमें हमें क्या करना है, उपसर्ग प्रत्यय आप पढ़ते आते हैं, कत्वात्मुन, ल्यप प्रत्यय, जहाँ तक भी आपने पढ़ लिया तो उनसे संबंधित बात पूछी जा सकती है। पहली तो तव्यत पढ़ा दिया तो तव्यत, अन्यर, कत्वतु, जो भी है कता, कत्वतु, जितने भी प्रत्यय आप पढ़ चुके हैं उनसे संबंधित बात पूछी जा सकती है। जो उपसर्ग आप पढ़ चुके हैं उनसे संबंधित पूछा जा सकता है। संधि पूछी जा सकती है, यदि आप दीर्घ पढ़ चुके, गुण पढ़ चुके, उनसे संबंधित गद्यांश या पद्यांश में जो पद आए कि इस पद का संधि विच्छेद कीजिए तो आपको उनका भी ज्ञान होना चाहिए। समास यदि आप पढ़ चुके तो समास पूछा जा सकता है, इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, कर्मधारय द्विगु, जो भी समास है आपको उनकी पहचान होनी चाहिए। शब्द रूप और धातु रूप ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए। देखिए आपने कोई भी एक जैसे बालक का शब्द रूप याद कर लिया तो आपको वो हर जगह काम आएगा। गद्यांश में कोई भी शब्द उठाकर लिख सकते हैं उसके जैसा। तो अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, ये तो बहुत ही अनिवार्य हैं, ये शब्द सबसे अधिक प्रयोग होते हैं। फिर इकारांत है, आपने मुनि का रूप याद कर लेना चाहिए, बालक का, लता का, मुनि का। फिर उकारांत कोई भी साधु, गुरु, उकारांत शब्द होना चाहिए। दीर्घ इकारांत जैसे आपने नदी का रूप शब्द रूप याद कर लिया तो उसे फिर मुश्किल कुछ भी नहीं होगी। संस्कृत भाषा का जो सबसे मुख्य उद्देश्य है मैं आपको बताता हूँ, वह क्या है कि ये बात आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कर्ता क्रिया, एक तो कि कर्ता, ये नियम भी होता है, कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा क्रिया उसी पुरुष और वचन की होगी एक तो आपकी। और प्रश्न यहाँ पर आपको किम का शब्द रूप याद करना बहुत अनिवार्य है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं किम के शब्द रूप से। जो जैसे मान लिया वहां पर पूछ लिया कस्य, तो आपने किम का रूप याद है, षष्ठी एक वचन, तो ये आप सोच लेना कि षष्ठी एक वचन में ही उत्तर मिलेगा इसका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये नहीं कि प्रश्न षष्ठी में पूछा उत्तर आप तृतीया में दे रहे हैं, द्वितीया में दे रहे हैं, गद्यांश में द्वितीया में उत्तर है, नहीं। आपको बिल्कुल जैसे मैंने अभी हिंदी में भी बताया था कि जैसे दशरथ के पुत्र का नाम राम है और वहाँ पूछ लिया कि राम के पिता का नाम बताइए, तो आप ये थोड़ा ही लिख कर आ जाएंगे दशरथ के पुत्र का नाम राम, राम के पिता का नाम, तो आप यही लिखेंगे राम के पिता दशरथ हैं। वही आप क्या लिखेंगे वहाँ पर, श्री रामस्य पितुः नाम दशरथः। तो आपको विभक्तियाँ याद होनी चाहिए, ये 3-4 मुख्य शब्द रूप होते हैं वो आपको याद करने चाहिए। उसके साथ आपको जो सर्वनाम शब्द हैं ये किम का और तत् का, ये भी आपको याद होने चाहिए। एक बार स्मरण कर ले फिर हमेशा के लिए याद ही रहते हैं। ठीक है, तो आप जिस भी विभक्ति में प्रश्न पूछा है उत्तर उसी विभक्ति में देंगे, एक तो यह नियम मुख्य रूप से याद रखना आप। और किम का शब्द रूप होता है, यदि उसमें स्त्रीलिंग का शब्द लिया है, कस्य की जगह यदि कस्याः दे दें प्रश्न में, तो आप सोच लेना वहाँ उत्तर में भी स्त्रीलिंग षष्ठी का एक वचन में ही हमें उत्तर देना है। ठीक है, अगर कस्या है, कस्य पुत्र है राम है, तो सोच लेना पुल्लिंग में आएगा, दशरथस्य पुत्र है वहाँ पर। अगर कोई कस्या से, जैसे कौशल्या के लिए कोई प्रश्न बनाना हमने, कौशल्या के पुत्र कौशल्यायाः, फिर वहाँ पर प्रश्न में भी कस्या मिलेगा आपको, कौशल्यायाः। ठीक है, मातुः कौशल्यायाः पुत्रः श्री रामः अस्ति। तो आप ध्यान रखना कि संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है, इसमें बहुत अधिक इन बातों का ध्यान रखा जाता है। कर्ता है, क्रिया है, उनको जोड़ना है। कर्ता क्रिया छांटने भी पूछे जाते हैं गद्यांश में, इस पद का कर्ता पद कौन है, कर्तृपद, कर्तृपदम किम। बच्चे कई बार तो इसमें ही संशय में हो जाते हैं, कर्तृपदम पूछ लिया जाए तो कहेंगे ये क्या पूछ लिया,
अस्य पदस्य कर्तृपदम किम, तो ये कर्ता पद क्या है, मान लिया पठंती, ये क्रियापद आ गई सेंटेंस में, अस्य कर्तृपदम किम, तो पठंती प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया, तो कर्ता भी इसका प्रथम पुरुष बहुवचन का ही मिलेगा वहां पर। बालकाः, छात्राः, ते, कुछ भी सर्वनाम में भी हो सकता है, वो संज्ञा पद भी हो सकता है, मिलेगा क्या है, यदि बहुवचन की क्रिया तो बहुवचन में ही, यदि मान लिया उत्तम पुरुष की क्रिया है वहां पर क्रीडामः, तो क्रीडामः दिखते ही वयम आपने इसका कर्ता लिखना है। ये सोच लेना वयम वहां पर हो सकता है कि नहीं भी मिले, लेकिन यदि क्रीडामः आपने मिल गया तो कर्ता वयम से अलावा और कुछ नहीं होगा। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष इनके कर्ता तो निश्चित होते हैं, त्वम युवाम यूयम ये मध्यम पुरुष के, अहम आवाम वयम ये उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं, तो इनमें कोई भी संशय नहीं होता। क्रिया कई बार कर्ता का लोप हो जाता है, बस हम आ गया, मान लिया पठ, पढ़ो, तो पठ लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, तो कर्ता त्वम ही होगा, तुम पढ़ो, पठ पठतम पठता, ठीक है, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठता, अगर पठता आ गया तो यूयम कर्ता हो गया कि तुम सब पढ़ो, ठीक है। गच्छामः, गच्छावः, कहीं पर गच्छावः आ जाए आप सोचना तो उसमें हम दो के लिए ही मिलेगा, चाहे आवाम लिखा मिले न मिले, लिखा मिलेगा सही बात है, आप आवाम लिखो नहीं भी मिले तो और कोई कर्ता मत सोचना, क्योंकि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के तो कर्ता निश्चित ही हैं। प्रथम पुरुष का कर्ता आपको ढूंढना पड़ेगा वहां कौन है, इनके कर्ता निश्चित है, ये दिए गए हो तो सही है, नहीं दिया हो तो आपको वही लिखना है। गच्छावह यदि कोई पद, गच्छावह, पठावह, लिखावह, कुछ भी ऐसा पद मिल जाए तो आवाम ही कर्ता होगा, क्योंकि ये उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, तो कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन का ही मिलेगा। तो अस्य पद से कर्तृपदम किम, ये ठीक है। एक तो किम का जैसे बताया, आप किम का रूप पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसकलिंग में भी, तीनों लिंगों में याद करना, प्रश्न उससे पूछे जाते हैं। और उसके अलावा जो पूछे जाते हैं कदा, कदा मतलब कब, इसका उत्तर आपको हमेशा समय में ही देना है। भवान प्रातः कदा उत्तिष्ठति, आप प्रातः कब उठते हैं समय, तो आप पंचवादने, षड्वादने, जितना भी गद्यांश में दिया हो, ये नहीं कि अपनी कल्पना से लिखेंगे। हिंदी में भी मैंने कहा था ना, हिंदी संस्कृत में अलग नहीं है, तो कल्पना से आधारित उत्तर नहीं कि मैं तो 4 बजे उठता हूँ तो 4 ही बजे लिखूंगा। पद्यांश में यदि 5 बजे लिखा है तो आपको 5 बजे ही लिखना है कि राम कदा उत्तिष्ठति, राम कब उठते हैं, राम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठति, सार्ध पंचवादने उत्तिष्ठति, कितने जितने बजे जो गद्यांश या पद्यांश में दिया गया है वही हमें उत्तर में लिखना है। मोहन, सोहन, हाँ सह हो सकता है, सह कदा उत्तिष्ठति। और ये पूछा जा सकता है यहाँ पर, जैसे सह सर्वनाम पदम कस्मई प्रयुक्तम, ये किसके लिए प्रयोग हुआ, तो आपने गद्यांश या पद्यांश में पढ़ना है कि ये सह किसकी जगह पर आया है, राम की जगह आया है, श्याम की जगह आया, मोहन, सोहन किसकी जगह पर ये सर्वनाम, मैंने बताया ना कसमई में प्रश्न पूछ लेते हैं, तो एतत् सर्वनाम पदम कस्मई प्रयुक्तम, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो आपने ध्यान रखना, वो चतुर्थी में उत्तर देना फिर उसका, ये रामाय, रामाय प्रयुक्तम, सहित सर्वनाम पदम रामाय प्रयुक्तम, श्यामाय प्रयुक्तम, स्त्रीलिंग में है तो फिर यहाँ पर कश्यई होता है, कस्मई की जगह कश्यई हो जाएगा, फिर आप स्त्रीलिंग में उत्तर देना, सीता यही, लता यही, राधा यही, गीता यही, उसका चतुर्थी में उत्तर होगा। कति का उत्तर आपको संख्या में मिलेगा, जैसे आपकी कक्षा में कितने छात्र हैं, ठीक है, भवतः या भवत्याः कक्षायाम कति छात्राः सन्ति, तो आप 35, 37 संख्या में उत्तर लिखना। कति का उत्तर हमेशा संख्या में मिलेगा, गद्यांश में पद्यांश में जो पूछा गया। कथम होता कैसा, आप कैसे हैं, तो उसमें कैसा, कैसा अर्थ में पूछा जाता है। कथम, कीदृशा, इनके उत्तर लगभग विशेषण में होते हैं। कथम शरीर के लिए या इस तरह कुशल मंगल के लिए अधिकतर पूछा जाता है। और कीदृशा पुल्लिंग में होता है, कीदृशी हो तो स्त्रीलिंग में उत्तर मिलेगा आपको, और कीदृशम हो तो नपुंसकलिंग में उत्तर मिलेगा। और कुत्र का उत्तर हमेशा आपको स्थान में मिलेगा, जगह होगी वहां पर, या तो सप्तमी विभक्ति में कस्मिन का जैसे होता है ना, कुत्र कस्मिन, कस्मिन का जिस अर्थ में हम उत्तर देते हैं उसी तरह कुत्र का होता है, इसमें स्थान का नाम मिलता है लगभग। गम धातु हो तो द्वितीय विभक्ति में, नहीं तो सप्तमी विभक्ति में उत्तर आएगा, अहम विद्यालयम गच्छामि।
तो ये तो गम धातु की एक में द्वितीया हो गई, नहीं तो सप्तमी में भी इसका उत्तर होता है। गम धातु का यदि कोई भी उपपद विभक्ति का ऐसा प्रयोग नहीं है तो, ठीक है। जैसे बालका कुत्र क्रीडंती, उद्याने क्रीडंती, बगीचे में खेलते हैं, तो इसका सप्तमी में उत्तर मिल गया। तो आपको भी प्रिय छात्रों, अभ्यास के लिए जैसे मैं बताता हूँ, जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, छठी कक्षा में हो, 7वीं में हो, 8वीं में, 10वीं में, कोई भी इससे अंतर नहीं है। आप जैसे गद्यांश इसको ध्यान से देखिए आप, ठीक है, इसको पढ़ते जाना आप, और कुछ भी यदि मुश्किल है आप तो अपने अध्यापक से परामर्श जरूर करना। कुछ आपको अभ्यास के लिए मैं अभी भी बता देता हूँ, करवाता हूँ, ठीक है। आपको एक तो पृष्ठ यह था, एक पृष्ठ आगे भी है, आप इस पृष्ठ को भी ध्यान से पढ़ना और इस पृष्ठ को ध्यान से करना, ठीक है। इसमें भी क्या है, ये आपके अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं। तो गद्यांश या पद्यांश जो भी हैं, आप इनको ध्यान से पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। एक अभ्यास के लिए मैं आपको करवा देता हूँ, जैसे जीवने, जीवन में, अनुशासन से अति महत्वम अस्ति, अनुशासन का बहुत महत्व है। यदि अब यहाँ पर जैसे षष्ठी आ गई, जीवने सप्तमी हो गई, अनुशासन से षष्ठी, ठीक है। तो अगर इसका प्रश्न बनेगा अनुशासनस्य का कस्य, जीवने कस्य महत्वम, तो अनुशासनस्य, आप देख लेना, षष्ठी एक वचन में प्रश्न है तो उत्तर षष्ठी एक वचन में ही देना है, ठीक है, का बहुत महत्व। यदि अनुशासनम न भवति, यदि अनुशासन नहीं है, नहीं होता, तर्हि किंचित अपि कार्यम समयेन भवितुम न शक्नोति, तो कोई भी कार्य समय से नहीं हो सकता, ठीक है। शक्नोति शक्ता, प्रकृति सदैव अनुशासनम पालयति, प्रकृति हमेशा अनुशासन का पालन करती है। देखो हम अनुमान भी लगा लेते हैं, आपने एक बार पढ़ना शुरू कर दिया ना, तो क्या है, संस्कृत सीखने के लिए कारक और विभक्ति लगाते जाना, अर्थ अपने आप निकलता जाएगा। जैसे जीवने, सप्तमी आ गई तो जीवन में, ठीक है, अनुशासन से षष्ठी आ गई तो षष्ठी का चिन्ह का, के की, अनुशासन का, तो बस ये विभक्तियाँ आप लगाते जाना, कारक चिन्ह जोड़ते, तो आपको सरल अर्थ समझ में आ जाएगा। सूर्य नियमानुसारम, सूर्य नियम के अनुसार प्रातः उदयति, प्रातः उगता है। नियम प्लस अनुसारम, ये दीर्घ संधि पूछ ली गई तो पूछ सकते हैं कि दीर्घ संधि का उदाहरण छांट कर लिखिए, तो आप लिख देंगे नियमानुसारम। आपने वृद्धि संधि यदि पढ़ रखी तो सदा धन एव, सदैव। अव्ययपद पूछ सकते हैं कि गद्यांश में से कोई भी अव्ययपद छांट कर लिखिए, तो अव्ययपद कौन से होते हैं, ना जिनके लिंग हो, ना वचन हो, ना पुरुष हो, तो ये च, तथा, ये पद ना, अपि, ये अव्यय पद हैं, इनका कोई भी पुरुष विभक्ति वचन कुछ नहीं होता, ये हमेशा सभी लिंगों में, सभी वचनों में और सभी पुरुषों में एक जैसे रहते हैं, तो आप इनको छांट देना है, अव्यय पद छांट। और साय को अस्त होता है, सायं च अस्तम भवति। सुशीलाः बालकाः अपि अनुशासनम, अनुशासन से पालनम कुर्वन्ति। सुशीला बालकः, सुशीलायाः होना चाहिए था, सुशीला के बालक भी अनुशासन का पालन करते हैं। अब मान लिया कुर्वन्ति, अस्य क्रियापद से कर्तृपदम की आपसे पूछ लिया जाए तो इसका कर्ता पद कौन है, तो आप देखना अनुशासन का पालन करते हैं तो कौन करते हैं, क्रिया करने वाले, तो बालकः, तो ये इसका कर्ता हो गया। और कर्ता हमेशा, ये भी नियम आपको बता देता हूँ, ध्यान रखने की बात है, जब भी कर्तृपद पूछा जाए तो हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही मिलेगा, इससे अलावा और कभी, मान लिया बालकात शब्द है, इसको कहें कर्ता, तो बालकात कर्ता होगा ही नहीं, प्रथमा में ही मिलेगा, बालकः, बालकौ, बालकः, या सह तौ ते, कोई भी प्रथमा विभक्ति, अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, प्रथमा विभक्ति के का एक वचन हो, चाहे द्विवचन चाहे बहुवचन, बस इन्हीं में से कर्ता पद होगा, इनके अलावा और कभी कर्ता पद नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। विशेषण विशेष्य में हमेशा समान विभक्ति होगी, आपको यह भी नियम ध्यान में रखना है कि विशेषण विशेष्य पूछे जाते हैं तो जो विशेषण में आपको, विशेष्य में मान लिया जो विभक्ति दी गई है तो आपको वही विशेष्य में मिलेगी, समान विभक्ति विशेषण विशेष्य में। अलग अलग नहीं होगी। तो अनुशासनहीना जीवने सफला न भवन्ति, जो अनुशासनहीन होते हैं वो जीवन में सफल नहीं होते हैं।
अब यहाँ पर जीव ने कस्य महत्व, किसका महत्व, तो वही है हमने किसका था, अनुशासन का महत्व है। के शपला तो किम का शब्द रूप मैंने बताया था, कह कऊ के प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। जीवन में कौन सफल होते हैं, तो हमने अब ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर सफल होना कौन कि किसके बारे में बताया गया कि जीवन में सफल कौन होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये अनुशासनहीना जीवने सफलः न भवन्ति, जो अनुशासनहीन है वो सफल नहीं होते। आप ये भी एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना, इसमें पूछ लिया कौन सफल होते हैं, और यहाँ लिखा था अनुशासनहीना जीवने सफला न भवन्ति, तो अनुशासन जो हीन है वो तो सफल नहीं होते। तो कौन, जो अनुशासित हैं वही जीवन में सफल होते हैं। अगर यहाँ पर न पूछते तो आप ये लिखते कि अनुशासनहीनः जीवने सफलः न भवन्ति, कि तो अब जो कौन है, जो अनुशासित है वो अनुशासित हैं ते जीवनः सफलः भवन्ति, अनुशासित जनः जीवने सफलः भवन्ति। वैसे शायद यहाँ पर न भी जो प्रश्न पूछने वाला है वह लिखना शायद मिसप्रिंट हो गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर न शब्द आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप जब स्तर प्रारंभिक रूप से संस्कृत सीखना शुरू करते हैं तो एकदम से मुश्किल शब्द नहीं देते, उसे मिलता जुलता ही देते हैं। तो यहाँ पर न, तो अब सूर्य कथम अनुशासनम पालयति, कैसे अनुशासन का पालन करता है वो, यहाँ पर सूर्य नियमानुसारम प्रातः उदयति सायं च अस्तं भवति, एवं मतलब इस प्रकार अनुशासनम पालयति, इस प्रकार लिख करके आप वो अनुशासन का पालन करता है। उदयम पदस्य विपरीतार्थकम, अब पूछ लिया जाए, देखो आप ये नहीं कह सकते कि विपरीत तो हमारे आप सिलेबस में नहीं है, कभी भी आपने पढ़े हैं तो बात पूछी जा सकती है। विपरीत पूछ लिया, उदय का विलोम, तो आप यहीं आपने आया था अस्तम, उदय इति पदस्य विपरीतार्थकम अस्तम भवति, बस ऐसा लिखिए। अनुशासन से इति पद से विभक्ति वचनम, अनुशासन इस पद में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, तो षष्ठी विभक्ति और एक वचन है। अनुशासन से अत्र षष्ठी विभक्ति आप क्या लिखेंगे, एक वचनम अस्ति। तो ये आपको एक उदाहरण के जो रूप में आपको एक गद्यांश करवा दिया है। इसी प्रकार पद्यांश भी और गद्यांश भी होते हैं, तो उनका आप हमेशा भाव को समझना। मान लिया देखो पद्यांश की कोई एक लाइन आपने देख दी कि न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, श्लोक आपने पढ़ा हुआ होगा, उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, कि परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, कि सोए हुए शेर के मुख में भी हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता। तो आप क्या है यहाँ पर, अब पूछ लेते किसका वर्णन है, शेर की वीरता का वर्णन है, सिंहस्य वर्णनमस्ति, ठीक है, या एक पंक्ति दे दी आपको मृगस्य वर्णनमस्ति। तो इसका सार पूछ लिया जाए कि इस ये जो पंक्ति है इसका सार क्या है, कहते हैं वहाँ पर इसका सार शेर की वीरता बताना है। आप सोचो कि हाँ शेर की वीरता बताई गई, शेर का उदाहरण नहीं, ऐसा नहीं है, हमने भाव समझना है। यहाँ पर क्या है, परिश्रम का महत्व है ये श्लोक, इसमें उदाहरण शेर का दे दिया, कोई भी दे सकता था। यहाँ पर जो कवि है लिखने वाला, उन्होंने शेर के माध्यम से समझाया सरलता से, तो समझा दिया, लेकिन शेर की वीरता का वर्णन नहीं यहाँ पर, या हिरण का कोई हिरण के दौड़ने का मतलब हो। यहाँ पर मुख्य केंद्र क्या बताया गया है, यहाँ पर परिश्रम का वर्णन है, परिश्रम के महत्व का वर्णन है। तो हमने भाव समझना है और उसी के अनुसार उत्तर लिखना है। हिंदी भाषा में भी पद्यांशों में जैसे दे दिए जाते हैं ना, अब क्या कह दिए, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान, तो यहाँ कोई तलवार और म्यान से नहीं है, तो एक उदाहरण दे दिया। मुख्य रूप से तो क्या बताया गया है वहाँ पर, कवि ने ये बताया गया है कि हमें बाहरी दिखावे पर विश्वास नहीं करना, अंदर के गुणों को देखना चाहिए। बाहर से वो कैसा है, सुंदर है, गोरा है, काला है, वो कितना है, उसकी हाइट लंबी है, छोटे कद का है, ये नहीं, ये ऐसा नहीं देखना चाहिए। मोटा है, पतला है, कुछ नहीं, बस उसमें गुण कैसे हैं, वो बुद्धिमान कैसा है, सत्य बोलने वाला कैसा है, उसमें ज्ञान कितना है,
तो हमें उसकी परख करनी चाहिए, उसको जानना चाहिए। तो हमें मूल भाव पर जाना चाहिए, कहने का भाव क्या है तो वह पहचानना चाहिए, उसके अनुसार हमें उत्तर देने चाहिए। ऐसी बातें लगभग पठित में पूछी जाती हैं, भाव से संबंधित बातें। ठीक है, धन्यवाद प्रिय छात्रों। फिर भी यदि किसी भी छात्र को कोई भी शंका है, आप अपने अपने अध्यापक से पूछ लेना। अभी आपको जो चारों ये दिखाए थे आपको गद्यांश, वह आपको अपनी पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका में लिख लेने हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले कालांश में।